आज हम बात करेंगे टेररिज्म पे। आतंकवाद। वास्तव में आतंकवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे भारत ही नहीं पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व प्रभावित है, पूरे विश्व के लोग प्रभावित हैं। विशेष रूप से इस आतंकवादी दृष्टिकोणों में एक खास वर्ग के लोगों को जोड़ा जाता है, खास वर्ग के लोग के लिए कहा जाता है, और यही कारण है कि उससे पूरे विश्व के लोग उस वर्ग के लोगों से ज़्यादा परेशान हैं। आतंकवाद एक ऐसा डर दिखाना है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे व्यक्ति भयभीत हो जाए, परेशान हो जाए और उनके अनुसार बातें मानने के लिए मजबूर हो जाए। उसमें लोग, सरकारें सभी परेशान रहते हैं, सभी भयभीत होते हैं। ये घटना के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की के लिए गंभीर समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसी एक देश को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों को एक होना होगा, तभी समस्या को समाप्त किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि भारत में विभिन्न तरह के धर्म हैं, विभिन्न तरह की जातियां हैं, संप्रदाय हैं, प्रजातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक तरह की कल्चर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इतनी कल्चर, इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी भारत एक है। बहुत पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने यही विभिन्नता में एकता के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया था। इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी भारत में जो एकता दिखाई देती है, इसी के कारण विश्व में भारत की पहचान है। लेकिन जब से भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद से स्थिति में काफ़ी हद तक हमको दिखाई दिया। कुछ दिन तक तो थोड़ी बहुत स्थिति ठीक रही, लेकिन उसके बाद खासकर पाकिस्तान और उनके सहयोगियों के जरिए ऐसी गतिविधि की गई जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अर्थात यहाँ की जो विभिन्नता में एकता का दृष्टिकोण था उसमें कुछ कमी आने लगी, कुछ परेशानियां पैदा होने लगी, अर्थात स्थितियां बदल गई। अगर हम बात करें पिछले 30-35 सालों में ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रदेश हैं उनमें स्थिति ज़्यादा खराब है। पंजाब में बहुत दिनों तक खालिस्तान की मांग को लेकर लोग गतिविधियां करते थे, तो ये स्थिति भी प्रभावित करती है। अगर हम बात करते हैं विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, प्रांत के लोग आपस में संघर्षरत रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष होता रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, लूटपाट करते हैं, आगजनी करते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, इन सब का सहारा लेते हैं। इस तरह की गतिविधि में लोग, हम कभी कभी देखते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रभावित होकर की जाती है। सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की गतिविधि की जाती है, मतलब जिसमें हिंसा का भी समावेश होता है, भय का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग उस चीज़ को मानने के लिए मजबूर हो जाएं। खासकर एडवांस लर्नर डिक्शनरी में जिक्र किया है, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है, जो कि राजनीतिक उद्देश्यों से की जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, आतंकवाद एक तरह से एक विचारधारा है जो एक समूह या संगठन के लिए राष्ट्रीय हित का तनिक ख्याल न रखकर हिंसात्मक धमकी का सहारा लिया जाता है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति या संगठनों का सोच है जो मानते हैं कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रीय हित का भी ध्यान नहीं रखते। आतंकवाद के बारे में राम आहूजा साहब ने कहा है, आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष या लड़ाई की एक विधि या रणनीति है एवं अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह क्रूर व्यवहार है
जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता, अर्थात मानवता के खिलाफ है। यह हमको कई रूपों में दिखाई पड़ता है, कई तरीके से दिखाई पड़ता है, कई जगह दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो बस स्टैंड पे करते हैं, रेलवे स्टेशन पे करते हैं, बाज़ार में करते हैं, कार में करते हैं, टैक्सी में करते हैं, सूटकेस के रूप में करते हैं, खिलौनों के रूप में करते हैं, हैंड ग्रेनेड के रूप में, या अन्य कोई रूप भी जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इस तरह की जो गतिविधियाँ हुई, कई गतिविधियाँ हुई जिसमें हम जो मुख्य रूप से देखने में आती हैं, जैसे राजीव गांधी की हत्या की लिट्ठे वाले लोगों ने, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व पेंटागन में 2001 के आसपास जो हुआ था, भारतीय संसद भवन पर हमला हुआ दिसंबर 2001 के आसपास, फिर कराची में फ्रांसीसी नागरिकों को एक तरह से उनको निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया। 2002 के आसपास ये आत्मघाती हमला किया गया। मुंबई के ताज होटल पे एक आतंकवादी हमला हुआ। कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ। आए दिन कश्मीर में हो रही अनेक गतिविधियां आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। हालांकि वर्तमान में स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं सुधरी है। रामानुजन साहब ने जो दृष्टिकोण बताए हैं, खासकर इसकी करैक्टरिस्टिक्स को लेकर, तो उसमें करैक्टरिस्टिक्स को लेकर हम कह सकते हैं आतंकवाद में एक तो बात आती है, ये राज्य या समाज के विरुद्ध है। खासकर आतंकवादी घटनाएं जो भी की जाती हैं वो उस राज्य के और समाज के विरुद्ध होती है, क्योंकि वो समाज की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं होते। समाज की विचारधारा के विपरीत बातें करते हैं, राज्य की सोच के विपरीत बात करते हैं, राज्य का नुकसान करने का दृष्टिकोण उनका होता है। आतंकवादियों का राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि सत्ता का सुख सबको चाहिए। ऐसे में अनेक संगठन इस तरह की गतिविधियां करवाते हैं। अवैध व गैर कानूनी व्यवहार जो लीगल नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ उनका उद्देश्य होता है, क्योंकि वो कानून को मानते ही नहीं हैं। वो एक तरह से अवैध तरीके से काम करते हैं। तात्कालिक शत्रु के अलावा सामान्य लोग भी भयभीत, उनका उद्देश्य और उनकी करैक्टरिस्टिक्स में ये भी आता है कि जो तात्कालिक शत्रु है उसको तो नुकसान पहुंचाना ही है, लेकिन सामान्य जनता को भी नुकसान पहुंचाना है। आकस्मिक व भयंकर रूप में अंजाम देकर सरकार में बेबसी पैदा करना, ये भी इसकी विशेषता में आती है। आकस्मिक भयंकर एक्टिविटीज़ की जाती है जिससे सरकार परेशान हो जाती है। योजना बनाकर जिसमें बर्बरता और सहार के लिहाज से अभूतपूर्व दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। बुद्धि संगत विचार समाप्त हो जाते हैं, मतलब वहाँ लॉजिक की तो कोई बात ही नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो उचित है, चाहे वो गलत है सही है उससे कोई मतलब नहीं। सही तो है ही नहीं, गलत ही है, लेकिन वो बुद्धि संगत विचार का समावेश नहीं होता है। सभी पर हमला करना, यानी उनके सामने सभी लोग गलत हैं, वो जो कह रहे हैं वही सही है। लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया, मतलब लड़ना है और मारपीट के भाग जाना है। मनमानी करना, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स में कही जा सकती है। इसमें आतंकवाद के कई तरीके भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जैसे एक तो राज द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो कि वर्तमान में भारत में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हम पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान आए दिन ऐसी अनेक आतंकवादी गतिविधियां करता है, किसी देश या राज्य में एक तरह से भयभीत करने का प्रयास करता है। आए दिन कश्मीर में आतंकवादी हमले करता है, तो ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कहलाता है। इसी तरह से विभिन्न देशों में दूसरे देश के लोग आतंकवादी गतिविधियां करते हैं जो किसी देश द्वारा, किसी राज्य द्वारा तय किया जाता है, प्रायोजित किया जाता है। इसके साथ ही साथ गुट द्वारा प्रायोजित, किसी पर्टिकुलर गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, जिसमें हम देखते हैं पंजाब में भिंडरवाला गुट का जो खालिस्तानी आतंकवादी था, तो वो एक तरह की एक्टिविटीज़ किसी गुट की बात थी, भिंडरवाला गुट के हिसाब से की जाती थी। इसके अलावा श्रीलंका का जो लिट्ठे
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। इसी तरह से नार्को आतंकवाद, जो धन के बदले मादक द्रव्य के पदार्थों को देने में का समर्थन करता था। इस तरह का दृष्टिकोण दिखाई पड़ा। इसके साथ साथ मुद्दों से प्रेरित आतंकवाद, जो मुद्दों से प्रेरित, जिसमें भूमि संघर्ष की बात आती है, उद्योग प्रतिष्ठानों में की स्थापना में अपनी प्राथमिकता की मांग को लेकर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं की जाती है, चुनाव जीतने के लिए इस तरह की घटनाएं की जाती है। इसी में हम देखते हैं बंगाल का जो नक्सलवादी एक्टिविटीज़ है वो भी एक तरह से मुद्दों से प्रेरित आतंकवाद कहलाता है। पीपुल्स वार ग्रुप्स दिखाई पड़ता है बिहार के आसपास। इसके साथ साथ कश्मीर में कुछ जो आतंकवादी हैं जो हिंसा का प्रयोग करके चुनाव को अपने अनुसार करने के लिए प्रयास करते हैं। अब हम कुछ खास आतंकवादी संगठनों के बारे में बात करते हैं, जैसे खालिस्तान आतंकवाद। अगर खालिस्तान की मांग को लेकर एक पर्टिकुलर समय में ये आतंकवादी घटनाएं शुरू हुई थी, जिसमें स्वतंत्र खालिस्तान की मांग थी उनकी 1984 से 85 के आसपास ये खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। 1985 में इसने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के अनेक स्थानों पर, रेलवे स्टेशनों पर, अनेक सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांजिस्टर बम के जरिए हमले किए थे। 1985 में ही अकाली दल के संत लोंगोवाल की हत्या की गई थी, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। 1984 और 92 के बीच अनेक हत्याएं की गई थी। जून 1991 में 114 हिंदू को रेल यात्रियों का लुधियाना के पास उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके साथ साथ इसमें खासकर हम केपीएस गिल का नाम विशेष रूप से लेते हैं, जिन्होंने इस आतंकवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया और बिल्कुल समाप्त कर दिया। प्रख्यात पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रमुख केपीएस गिल द्वारा 1993-94 में अपनाए गए उपायों से आतंकवाद समाप्त किया गया। खासकर केपीएस गिल का इसमें सराहनीय योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को ही पाल के उनसे ही उनको ख़त्म कराने का प्रयास किया गया। यानी एक तरह से इस आतंकवादी संगठन को समाप्त करने का प्रयास केपीएस गिल ने किया, जो बहुत ही सराहनीय रहा है। नक्सलवाद आतंकवाद बंगाल में हुआ। 1967 में सिर उठाया गया, एक तरह से चीन का सपोर्ट इसमें था। 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बंगाल में नक्सलवादी संगठनों ने आंदोलन में खासकर भूमिहीन श्रमिकों को उनका हक दिलाने के लिए शुरू किया गया। 1969 से 72 के बीच ये 2711 लोगों को नक्सलवादी ने मारा, 715 जमींदारों का धन लूटा। इसके साथ ही साथ 21 बैंकों को लूटा, 9,987 अन्य हिंसा के कारनामे किए गए। 1988 में 2000 से 2002 के बीच निरंतर खराब स्थिति रही। हालांकि ये घटनाएं आज भी, ये आतंकवादी घटनाएं, आतंक का रूप दिखाई पड़ता है किसी न किसी रूप में। सरकार इससे परेशान है। इसके बारे में मेरे डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा लेक्चर नक्सलवाद पे है, वो आप देख सकते हो मेरे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको ये जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। इसके साथ साथ असम में उल्फा और बोडो आतंकवाद, जो 1980 के आसपास उभरा, खासकर इसकी कमान विद्यार्थियों के पास आ गई। असम से विदेशियों को और जो गैर असमी थे उनको निकालने का प्रयास, उनको एक तरह से प्रेशर में लेकर इसका प्रयास किया गया। इसके लिए असम स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन के बाद असम गण परिषद की स्थापना हुई, लेकिन बाद में आंतरिक कलह के कारण ये टूट गई और दो आतंकवादी संगठनों, यूनाइटेड माइनॉरिटीज़ फ्रंट और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ने उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें एक तरह से नई चीज़ इसमें कराया गया। बोडो स्टूडेंट ने अलग राज्य की मांग उठाई। शुरुआत में बोडोलैंड की बात की गई और आज भी यह समस्या खासकर असम के आसपास दिखाई पड़ रही है। राज्य और केंद्र इसके लिए परेशान हैं। इसके साथ ही साथ लिट्ठे द्वारा संचालित आतंकवाद, तमिल चीनियों द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम द्वारा संचालित आतंकवाद है। ये आतंकवाद मानवता के शत्रु हैं। प्रभाकरण एक खूंखार आतंकवादी के रूप में आया। राजीव गांधी की हत्या में उनका हाथ बताया जाता है। इस आतंकवादी संगठन का हाथ दिखाई पड़ता है। लिट्ठे की गतिविधियां तमिलनाडु और भारत सरकार के लिए एक सरदर्द बनी हुई है।
मतलब इसमें एक तरह से इसके कारण अनेक तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। राजीव गांधी की हत्या हुई, एक प्रधानमंत्री हमने खोया इस आतंकवादी घटना के फलस्वरूप। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पुलवामा हमला, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं आज होती रहती हैं, उस घटना के कारण भी तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो जम्मू कश्मीर को एक तरह से में सक्रिय आतंकवाद का जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, वो भी अपने आप में एक विकराल रूप धारण किए हुए था। पिछले 20-25 वर्षों में, 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई। हालांकि 1947 के बाद से ये घटनाएं होती रही हैं, लेकिन पिछले 25-30 सालों में ये घटनाएं ज़्यादा हुई। वहाँ पर ऐसे कई संगठन हैं जो तोड़-फोड़ और आगजनी उग्रवादी घटनाएं करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा 1965 में, अल फतेह, अल मकबूल मुजाहिद, ये मुख्य रूप से आतंकवादी संगठन वहाँ पर काम करते रहे हैं। 1947 से अब तक अनेक ऐसी घटनाएं करी जिससे भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर में अनेक लोग प्रभावित हुए। 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया को, जो समय मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को उनका अपहरण कर लिया गया और उसके बाद 5 आतंकवादी को छोड़ने के लिए मांग की गई। बाद में वो 5 आतंकवादी छोड़ दिए गए। उससे उनके हौसले और बुलंद हो गए। उसमें बाद में उन्होंने वहाँ के कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को अपहरण किया, HMT के महाप्रबंधक का अपहरण किया और फिर से उन्होंने अपने आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की। हालांकि बाद में भारत सरकार ने नहीं छोड़ा। 1998 में एक गाँव के करीब 23 पंडितों को आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे उनका सबका उद्देश्य रहा, आतंकवादी घटनाओं के पीछे, कश्मीर के पीछे, कि जम्मू कश्मीर की पूरी आज़ादी वो चाहते थे। जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र होना चाहते थे, इस्लामी जमहूरियत चाहते थे, कुरान और सुन्ना के अनुसार मुस्लिमों के हितों की रक्षा, मतलब कुरान के हिसाब से हितों की रक्षा, ना कि संविधान के हिसाब से, ऐसा चाहते थे। इस्लामिक समाजवाद की बात करते थे, गुणनिरपेक्ष विदेश नीति चाहते थे, मतलब उनकी अपनी सोच थी, इसलिए वो इस तरह की गति करते थे। उन्होंने अभी हाल में पुलवामा हमला किया, जिसमें अनेक हमारे सैनिक को उन्होंने धराशायी किया, उनको मार दिया गया, जो एक तरह से हमारे देश के लिए एक तरह से बहुत बड़ी घटना रही है। आए दिन वो आतंकवादी हमले करते रहते हैं और हम लोग को परेशान करते रहते हैं। हालांकि धारा 370 खत्म होने के बाद इन सब चीज़ों में बहुत कमी आई है। धारा 370 के रहने तक जम्मू कश्मीर के लोग परेशान होते थे। जो कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़मीनें नहीं खरीद सकता था, कोई व्यक्ति वहाँ से आसानी से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। लेकिन धारा 370 हटने के बाद पूरा भारत एक है। आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज वास्तव में दिखाई पड़ता है। इसमें मोदी जी का जो प्रयास था वो सराहनीय है। एक तरह से आज अमन चैन लौट आया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। फिर भी वो आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, आतंकवादी घटना करके लोगों को परेशान कर रहा है। वो आए दिन गोलाबारी करता है, जबकि सब कुछ तय हो गया ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी वो छिप छिप के वार करता है। मतलब वो बाज नहीं आया, लेकिन एक दिन अगर वो बाज ना आया तो धीरे धीरे भारत सरकार, भारत के लोग उसको तबाह कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। शायद लग रहा है तभी वहाँ आतंकवाद समाप्त होगा। हालांकि मोदी जी देख रहे हैं, एक ना एक दिन उसको इसका जवाब दिया जाएगा। जैसे पुलवामा हमले के बाद एक जवाब दिया गया, ऐसा ही जवाब निकट समय में दिया जाएगा अगर पाकिस्तान बाज ना आया इस तरह की आतंकवादी घटनाओं से। आतंकवाद वास्तव में एक समस्या रहा है। अमेरिका परेशान है, अनेक देश परेशान हैं, लेकिन जब तक सबके सब एक होकर इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या, ये एक्टिविटीज़ समाप्त नहीं होगी। अगर कोई ये देश ये सोचता है हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, आज नहीं है, लेकिन इस घटना से, इस एक्टिविटीज़ से हर कोई प्रभावित होता है। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए सारे देश को
सारे देशों को आपस में मिलना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर इस चीज़ का तय करना पड़ेगा। हालांकि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको सख्ताई से करना पड़ेगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ की बात नहीं। कोई आतंकवादी घटना करता है, कोई देश, कोई संगठन, तो उसको समाप्त कर दिया जाए। आज इतना ही।